हेलो एवरीवन, आई एम शिवम और आज हम रीजनिंग के एक और टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और वे क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के होंगे जिसका नाम है अरिथमेटिकल रीजनिंग। वैसे तो अरिथमेटिकल रीजनिंग नाम है और रीजनिंग का पोर्शन ही है जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनटीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। अरिथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर ज़रूर है लेकिन सारे कंसेप्ट इसमें मैथ्स के हैं, जिसे हम एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अरिथमेटिक का कंसेप्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ से रिलेटेड होंगे। कुछ जगह कंसेप्ट यूज होगा रीजनिंग के टाइप का, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं, बिल्कुल मैथ्स का ही क्वेश्चन है लेकिन अरिथमेटिकल रीजनिंग के पोर्शन में इसको रखा गया है इस चैप्टर में। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है। एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। जनरली ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दूसरी इक्वेशन दिया जा चुका है यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। और पूछा क्या गया है, x और y का रेशियो बताना है। तो सिंपल है, बिल्कुल दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी और y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और दूसरी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। आपको पता है कि जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस हमें सॉल्व करना होता है तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट इक्वेट करके और एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। तो हम कुछ वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। चलिए, यदि इक्वेशन में से हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। मतलब y का कोफिशिएंट यदि हम सेम कर दें तो एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 4y और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और 2 14। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसके जगह पहले इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन हमने मैनिपुलेट करके लिख लिया 4 से मल्टीप्लाई करके। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे y के दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, या तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल, चलिए हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा 4y प्लस का और माइनस का 4y। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस का 8x में से 3 प्लस का 3x है तो माइनस का 5x इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस और 10 में से 5 गया 5 और 3 13 में से 6 गया तो 7 मिलने वाला है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 75 डिवाइड बाई 5, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू यदि हम उठा करके पुट कर दें, जैसे मान लीजिए पहले वाले इक्वेशन में ही 2x प्लस वाई की वैल्यू 35 दे रखा है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15। तो 2 इंटू 15 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 होने वाला है। यहाँ से y की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं 35 और माइनस ये 2 और 15 का मल्टीप्लाई 30 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितना आने वाला है 5। बस x आ गया y आ गया, आपको चाहिए x डिवाइडेड बाई y। तो दोनों का रेशियो जैसे ही हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई y, x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 5, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 3। क्लियर है, तो बहुत आसान है, बेसिक ये मैथमेटिक्स ही है। तो x और y का रेशियो कितना आ गया 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, ये बिल्कुल मैथ्स है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी
गिवन है 4p की वैल्यू दिया है 47 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर और पूछा है सिंपल p की वैल्यू पूछी है। तो एक तो तरीका है सिंपल सा ये कि 47 का स्क्वायर हम निकाल लें, 43 का स्क्वायर निकाल लें और माइनस कर दें तो 4p की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा उससे भी आसान तरीका क्या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये गिवन है, ये हमें दिख रहा है कि 47 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर है। अब हम 47 का स्क्वायर निकालेंगे, एक बड़ी वैल्यू आएगी, 43 का स्क्वायर निकालेंगे वो भी बड़ा नंबर आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालने से अच्छा है एक हमें फार्मूला पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि 4p की वैल्यू गिवन है 47 का स्क्वायर माइनस का 43 का स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलने वाला है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। क्लियर है, ये किसके बराबर होगा, 4p के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से 4p की वैल्यू मिलने वाली है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 और 4 और 4 8 9। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 47 से 43 माइनस होगा तो 4। क्लियर है, इधर भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, p की वैल्यू क्या है 90 है। तो बिना स्क्वायर निकाले बिना माइनस किए आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं ये फार्मूला यूज करके। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 90, p की वैल्यू कितनी आएगी 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डेसिमल में बहुत, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर गिवन है और 3.572 का क्यूब प्लस 2.428 का क्यूब, डिवाइड में भी स्क्वायर माइनस करके, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल लगने वाला है इसमें यदि आप करेंगे तो। बाकी यदि देख के यहाँ से कुछ ध्यान आए कि एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ये फार्मूला आपको पता है, ये आइडेंटिटी आपको पता है, इसको अप्लाई करते ही इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर ये दिख रहा है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, तो इस न्यूमरेटर की जगह सीधे सीधे हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको यदि ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी हम लिख दें, यानी कि इसको सीधे लिख सकते हैं 3.572 प्लस 2.428 ए प्लस बी हो गया। ब्रैकेट में देखिए यही ए है, यहाँ स्क्वायर लिखा है इसलिए हमने इसको यूज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है यही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज की। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.572 का स्क्वायर माइनस 3.572 इंटू 2.428 और प्लस का 2.428 का स्क्वायर, यही होगा। ए प्लस बी हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर के जगह पे, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई ये वैल्यू गिवन है, यही वाली वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम यहाँ पे गिवन है डिनोमिनेटर में पूरा एज इट इज। तो न्यूमरेटर की ये वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, इन दोनों को जोड़ने पे जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसको ऐड करेंगे जनरली आप, तो ये 3 है, 3.572, इसमें ऐड करना है 2.428, इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आंसर मिलने वाला है 6। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडेंटिटी इन्होंने यूज़ की है, फार्मूला इसी को यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ना कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका क्यूब निकालें, इसका क्यूब निकालें, फिर दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो इसका जनरली हमें यूज करना था यहाँ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 6, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल जो बनाएंगे हम इसमें, उसका लेंथ बताना है, और किस में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। अच्छा, क्यूब है, क्यूब में आपको पता है कि हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि हर एक साइड ए। क्लियर है, हर एक साइड ए। एक काम करते हैं, क्यूब को ऐसे बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएं। क्लियर है, चलिए इन्होंने क्यूब का क्या दिया है, क्यूब का दिया है सरफेस एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, क्योंकि 6 फेसेस होती हैं और एक फेस का सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ए सभी साइड बराबर होती हैं क्यूब में, तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, और 6 फेस होती हैं तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 फेसेस का एरिया 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। इसका मतलब इसको 6 से यदि आप कैंसिल करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यदि साइड की वैल्यू हम निकालें a, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब उस क्यूब का हर एक साइड जो है वो कितने का है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। हमें बताना क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल, इसमें दो तरह के डायगोनल बनते हैं, एक तो फेस डायगोनल, मतलब फेस पे जो डायगोनल है, और दूसरा मेन डायगोनल। तो फेस पे डायगोनल, क्योंकि ये ए है, ये भी साइड ए है, तो ये यहाँ से यदि आप मिलाएंगे तो ये फेस डायगोनल होता है। ये राइट ट्रायंगल बनता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ये तो ये √2a हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है इन्होंने, मेन डायगोनल की बात की है। मेन डायगोनल क्या होता है, इसका मतलब ये एक लाइन ये है और ये 90 डिग्री हो गया, और मेन डायगोनल यहाँ पे इस वर्टेक्स को उन्होंने किससे मिलाया है, इस अपोजिट वर्टेक्स से। यहाँ पे मेन डायगोनल की बात कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा, ये वाला आपको दिख रहा है, ये 90 होता है, इसकी वैल्यू हमने √2a निकाल ली है, और √2a ये वैल्यू हमने निकाल लिया है फेस डायगोनल। ठीक है, और ये a होता ही है, तो ये मेन डायगोनल हो गया, यानी कि इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो √3a, यानी कि जो मेन डायगोनल होता है क्यूब में उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 टाइम्स a क्या है, साइड की लेंथ, a हमने निकाल दिया है 5 है, तो मेन डायगोनल की लेंथ क्या है, √3a, यानी कि √3 इंटू 5 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी में क्लियरली मेंशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मैथ्स के सारे कंसेप्ट हैं ये। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20। 3 नंबर का एवरेज जो है 20 दिया हुआ है। इफ़ द टू नंबर्स आर 16 एंड 22। 3 नंबर्स का एवरेज दिया है, उसमें से 2 नंबर दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है एवरेज क्या होता है, सभी नंबर का सम अपॉन डिवाइड किससे करते हैं, कितने नंबर हैं उससे। 3 नंबर इन्होंने दिया है, जिसमें से एक नंबर तो 16 दे दिया, दूसरा 22 दे दिया, तीसरा मान लेते हैं x है। और यदि एवरेज निकालना है तो 3 नंबर हैं, तीनों का सम अपॉन डिवाइड करेंगे, जितने नंबर हैं 3 नंबर तो 3 से डिवाइड, और इसी की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। बस आसान है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 16, 6 और 2 8, और ये 38 प्लस x, इधर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। x 38 को ले जाके उधर माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सीधे 22 मिलने वाला है आपको। 60 में से 38 माइनस करेंगे, सीधे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द
नहीं, ऑफ विच नंबर इज 10608049 स्क्वायर, मतलब ये कह रहा है कि किस नंबर का स्क्वायर 10608049 है। बड़ा सा नंबर दिया है 10608049 और पूछा है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि x क्या है ये पूछा है। इसका मतलब वो नंबर कैसे आएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो नंबर हमें पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस पे यदि आप नज़र डालें, स्क्वायर रूट का मतलब यानी कि जो भी नंबर है यहाँ पे उसका उसी से मल्टीप्लाई हुआ है, और मल्टीप्लाई करने पे आप यदि यूनिट डिजिट को ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 यूनिट डिजिट किस किस नंबर से आता है, क्योंकि नंबर तो सेम है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यूनिट डिजिट 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, क्यों, पहला नंबर है उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 और 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 9। तो एक तो इस केस में 9 आ सकता है जब यूनिट डिजिट क्या हो, 3 हो उस नंबर में। दूसरा, यदि यूनिट डिजिट 7 हो तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9 आएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई नंबर नहीं है जिससे उसी में मल्टीप्लाई करें तो 9 मिले यूनिट डिजिट, ठीक है। तो या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 3 होगा या लास्ट में क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे यदि आप ऑप्शन की तरफ जाएं तो 2 हैं, एक तो ये दिया है इसमें लास्ट में 3 है, एक ये दिया लास्ट में 7 है, ठीक है। तो इतना हिंट मिल गया कि 2 ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होने वाला है। बाकी आप स्क्वायर रूट निकालने के तरीके पे यदि जाएँ तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 का पेयर बनाते हैं जो डिवीज़न मेथड है, और यहाँ 10 है तो यहाँ आने वाला क्या है, 3 3 जा 9 ही तो आएगा। यहाँ 3 टाइम्स, पहली बार ही ये 3 टाइम्स जाएगा। और यहीं से यदि ऑप्शन में देखें तो यहाँ इन्होंने पहला डिजिट क्या लिखा है, 1 लिखा है, जबकि यहाँ पहला डिजिट तो 3 आने वाला है, लास्ट का तो 7 या 3 में से कोई एक होता, लेकिन पहला डिजिट क्या होगा, 3 होने वाला है। इसका मतलब यदि इन 2 ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में 3 है स्टार्टिंग का डिजिट और लास्ट का 7 है, तो 7 × 7 9 यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा। तो यहाँ से हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। बाकी तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी चेक किया जा सकता है, क्लियर कि वही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये है 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 का स्टार्टिंग का 5 मल्टीपल हो गया, 3 का 5 मल्टीपल, इसका एवरेज ही तो बताना है, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 3 4 + 5 यहाँ तक आ जाएगा, 5 से डिवाइड करना है, 1 से 5 तक को इनको ऐड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 4 9 3 12 और 3 15, 3 × 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 3 × 3 आंसर क्या आने वाला है, 9। तो आप चाहें जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इसको भी ऐड करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 9 आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ गिवन है 81 पे पावर y = 1/27 पे पावर x, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन आपके पास दिख ही रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 81 पे पावर y है, 1/27 पे पावर x है, तो आपको ये दिख रहा है कि हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब बेस सेम कर दें, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों ही पावर के फॉर्म में हैं, ना कि बेस के फॉर्म में। तो पावर को कंपेयर हम कर सकते हैं, बेस यदि बराबर है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे। बेस को हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 पे पावर y = इसको लिख सकते हैं 27 पे पावर -x, बिल्कुल। इसको जैसे ही बेस सेम करना है तो आपको पता है 81 को भी हम 3 के पावर में लिख सकते हैं, 27 को भी 3 के पावर में लिख सकते हैं। 81 को आप 3 के पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 पे पावर 4 81 होता है,
और इसके पावर में क्या है y है, इज इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इसके पावर में एक माइनस एक्स है। क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4y और ये हो जाएगा 3 पे पावर माइनस 3x। बेस सेम हो गया तो पावर कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 4y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -3x के बराबर, और x की वैल्यू y के टर्म्स में चाहिए तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3y मिलने वाला है। क्लियर है। तो -4/3y मिलेगा x की वैल्यू, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में क्लियरली है -4y/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप बेसिक कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन्होंने दे रखा है अंडर रूट में 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू इन्होंने पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट जो भी है क्यूब रूट इनको हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू तभी आएगा क्योंकि x कहाँ रखा है यहाँ पे अंदर में रखा है। ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने दिया है 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, इसकी वैल्यू दिया है 3। यदि हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो पहला स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते ही ये मिलेगा 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 5 को उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। अगेन x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्यूब रूट है तो हम क्यूब करेंगे बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ से तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 64। ऑप्शन पे अभी आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में एक मेंशन है 64, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। इन्होंने दे रखा है क्या कि दो नंबर जो हैं, कोई भी नंबर होंगे, मान लेते हैं एक्स वाई हैं, इन दोनों का जो एलसीएम है वो इनके एचसीएफ का 12 गुना है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं जो एचसीएफ है, एचसीएफ किसका एक्स वाई यानी दोनों नंबर का, चलिए मान लेते हैं पी है, मान लेते हैं। तो एलसीएम इन्होंने क्या दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम जो एचसीएफ का क्या है 12 टाइम्स है, यही दिया इन्होंने। और क्या दिया है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, इन दोनों का सम भी दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो p + 12p कितना आ जाएगा 13p, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 403 दिया है। तो यहाँ से p हम क्लियरली पता कर सकते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू मिलने वाला है 3 और 1 31 मिलने वाला है p की वैल्यू। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ से 31 और एलसीएम क्या आने वाला है 12 × 31। तो ये एलसीएम आने वाला है, ये एचसीएफ आने वाला है, दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ पता चल गया। फिर क्या दिया है, इफ़ वन नंबर इज 93 देन फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर यदि 93 है तो दूसरा नंबर कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू क्या आती है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, और एलसीएम आपको पता है कि 31 इंटू क्या है 12 × 31 है, 12 × 31 एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या है 31 है। इनको प्रोडक्ट कर देंगे, और एक नंबर आपको पता है क्या दिया है 93, तो 93 × y, सॉरी 93 है 91 नहीं है, 93 × y। y कैसे आएगा 93 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से सीधे सीधे दूसरा जो नंबर है y वो मिलने वाला है 4 × 31 यानी कि 124। क्लियर है क्या, कौन से ऑप्शन में मेंशन है ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिक यहाँ कंसेप्ट था, दोनों को इसके फॉर्म में लिख लिया हमने, पी के फॉर्म में दोनों का सम गिवन था, वहाँ से पी आ गया तो एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया, और हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। वहाँ से हम एक नंबर पता है तो दूसरा पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7502 ओनली वंस इन अ नंबर। मतलब एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन 4 डिजिट से, तो कितने ऐसे नंबर हम बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। आपको पता है कि ये 4 डिजिट हैं 7502, इन 4 डिजिट से मिला करके टोटल नंबर्स जितने हम बना सकते हैं वो आपने यदि कंसेप्ट कभी पढ़ा होगा कि 4 डिजिट्स हैं, इनसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं टोटल, तो टोटल इनसे फैक्टोरियल 4 नंबर बनाए जा सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, जितने का फैक्टोरियल है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए।
अच्छा, इसमें वो भी नंबर आ गए जो पहले नंबर पे, पहले डिजिट पे, मतलब स्टार्टिंग में 0 आ गया। इसमें वो सारे नंबर इंक्लूड हैं। ऐसे नंबर भी इंक्लूड हैं जहाँ जहाँ पहले 0 आया फिर 3 डिजिट आए। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। और यदि 0 आ गया स्टार्टिंग में तो वो 4 डिजिट नंबर तो रहा ही नहीं, वो तो 3 डिजिट नंबर बन गया। इसका मतलब यह है कि वो केस हमें हटाना पड़ेगा जिसमें 3 डिजिट नंबर बने हैं, मतलब 0 जहाँ जहाँ पहली स्टार्टिंग में आया जिस नंबर में, उसको हटाना पड़ेगा। और यदि 0 को मैं फिक्स कर दूं कि चलो 0 आ गया पहले नंबर पे, तो बाकी के 3 डिजिट हैं वो आपस में जगह बदल सकते हैं। तो केवल 0 पहले नंबर पे आने के बाद कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं, तो 3 नंबर है, तीनों आपस में सफल हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 नंबर्स बनेंगे, 3 डिजिट नंबर जिसमें 0 स्टार्टिंग में होगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3। तभी 4 डिजिट नंबर ऐसे आएंगे जो पूछा है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर को हमने हटा दिया। फैक्टोरियल 3 तो ऐसे हैं, फैक्टोरियल 3 तो ऐसे नंबर हैं जहाँ जहाँ 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो उनको हटाना पड़ेगा। जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 और माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 18। टोटल ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे, 4 डिजिट नंबर 18 बनेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स है 7 0 6 5, ये 4 डिजिट्स हैं और इनसे मिला करके हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए और 4 डिजिट भी होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए। मतलब 0 तो स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, और इवन नंबर है, इसका मतलब इवन नंबर इसमें से कौन कौन सा है, 0 और 6, लास्ट में 0 हो या 6 हो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो ग्रेटेस्ट तो भाई सबको पता है कि पहले 7 आएगा, है ना, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 6 रहेगा। यदि 6 लास्ट में कर देंगे तो 0 को यहाँ करना पड़ेगा, तो ये तो छोटा नंबर हो जाएगा इसी नंबर से, इसलिए 6 को पहले करेंगे, लास्ट में 0 करेंगे। तो कौन सा आंसर है, 7 6 5 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 20 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। बहुत आसान है, स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। टोटल जर्नी का आधा जर्नी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है और बाकी बची हाफ जर्नी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड बताना है। आपको पता है कि एक स्पीड v1 है और दूसरा स्पीड v2 है, v2 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि एवरेज स्पीड है वो क्या होती है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अच्छा, 2v1 कितना दिया है 30 और v2 कितना दिया है 20, और v1 अपॉन v2 यानी 30 प्लस 20, ये कितना आने वाला है 2 इंटू 30 इंटू 20 और डिवाइड में 50। इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 6 या 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, आंसर इसका क्या है 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर हैं, उनका सम दिया है 98 इफ़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टू। चलिए मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। 3 नंबर हैं, इनका सम दिया है 98 और ए रेशियो बी इन्होंने क्या दिया है 2:3, और दूसरा क्या दिया है इन्होंने सेकेंड और थर्ड, यानी कि बी रेशियो सी की वैल्यू क्या दिया है 5:8। तो क्या पूछ रहे हैं, सेकंड नंबर क्या होगा बताइए। ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 3 नंबर हैं तो आप कैसे लिखते हैं, A:B:C लिख देते हैं। A:B कितना दिया है 2:3, तो यहाँ लिख दिया 2:3। B:C कितना दिया इन्होंने 5:8, तो यहाँ लिख दिया 5:8। यहाँ एक जगह खाली है तो इसी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और यहाँ एक जगह खाली है तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 या 10 रेशियो 5 3 या 15 रेशियो 8 3 के 24। ए रेशियो बी रेशियो सी हमने निकाल लिया। तीनों का सम गिवन है, यानी कि तीनों का सम कैसे आएगा 10 + 15 कितना हो गया 25, 25 और 24 49, यानी कि 49x की वैल्यू इन्होंने क्या दिया है, 49x की वैल्यू क्या दिया इन्होंने 98।
यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, 49 से डिवाइड करते ही। अब जो पूछा है वो बता दीजिए। सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर क्या आ गया 15x, 15x आ गया, x की वैल्यू 2 रखते ही सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 30। तो आंसर क्या होगा इसका 30, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। बहुत आसान है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 to 19। अच्छा, डायरेक्शन गिवन है, मतलब एक ही कंसेप्ट है, उस पर 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड आउट करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन फॉर द क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट अल्टरनेटिव्स नंबर ऑन योर आंसर शीट। अच्छा, आंसर शीट पे नंबर्स भी लिखने हैं। अगेंस्ट द कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने स्टेटमेंट कहाँ से गिवन है, स्टेटमेंट सैम्स एज इज 1/4 ऑफ अली एज। अच्छा, मतलब सैम है, अली का 1/4 एज है इसका, यानी अली का एज का 1/4 यानी कि अली अपॉन 4। फिर दिया है सैम इज 11 ईयर एल्डर टू राहुल। अच्छा, सैम जो है राहुल से एल्डर है, कितना 11 ईयर। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, इनको एक उसी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। पहला दिया था सैम का एज अली के 1/4 है, यानी सैम अली के एज का 4 है। उसके बाद गिवन है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सैम इज 11 ईयर एल्डर देन राहुल, राहुल से 11 साल बड़ा है कौन, सैम, यानी कि राहुल इससे छोटा है। तो राहुल, यहाँ यदि राहुल को रख दें, राहुल, तो राहुल जो है इससे, इसका उल्टा पढ़ें, राहुल, ये कह रहे हैं सैम 11 साल बड़ा है, यानी कि इससे 11 साल छोटा है कौन, राहुल, है ना। या राहुल के एज में 11 ऐड करेंगे तो वो सैम हो गया, यही तो गिवन है। चलिए आगे क्या गिवन है, बट दीपक इज 5 ईयर यंगर देन राहुल, लेकिन दीपक जो है वो राहुल से भी 5 साल छोटा है, यानी कि दीपक इधर जाएगा, राहुल से 5 साल छोटा है। राहुल कितना, इतना, यानी कि राहुल से 5 साल छोटा कौन है, दीपक है। क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब राहुल से 5 साल छोटा दीपक है, यदि इसी के फॉर्मेट में लिखें तो ये राहुल में से 5 घटा दीजिए, वो दीपक है। चलिए अब क्वेश्चन यदि पढ़ा जाए तो क्वेश्चन है हु इज एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, ये तो राहुल, राहुल से दीपक, दीपक से बड़ा कौन है, राहुल, और राहुल से बड़ा कौन है, सैम। लेकिन सैम और अली में रिलेशन दिया, यदि आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अली, अली की एज कितनी हो जाएगी, अली की एज 4 टाइम्स सैम हो जाएगी। क्या मतलब, अली जो है वो सैम के एज के 4 गुना है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, अली हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन था, यंगेस्ट कौन था, दीपक सबसे छोटा है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी, दीपक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दीपक एज इज 9 ईयर्स। अच्छा, दीपक की एज यदि 9 है तो अली की एज बतानी है। चलिए देखते हैं, दीपक की एज 9 है तो अली की एज, दीपक की एज यदि 9 है यानी कि r-5 कितना है, 9 है, यानी कि r कितना हो गया, 14 हो गया। अली की एज बतानी थी ना, r14 यहाँ रखिए, 14 + 11 सैम हो गया, सैम कितना आ गया 14 और 11 कितना हो गया 25, सैम की एज कितनी हो गई 25। और अली अली अपॉन 4 यानी अली कितना है, सैम का 4 गुना, सैम 25 है तो अली कितना हो गया 100, अली की एज 100 हो गई। क्वेश्चन नंबर ये था, अली की एज कितनी हो जाएगी 100 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सैम एंड दीपक, सैम और दीपक की एज में कितना डिफरेंस है। चलिए देखते हैं, जहां हमने लिखा था सैम और दीपक, ये हैं। चलिए यहाँ पे यदि देखें, सैम यहाँ है, 11 ये है और इनसे 5 साल छोटा ये है, तो 11 और 5 16 साल छोटा हो गया दीपक अली से। तो कितना डिफरेंस है 16 साल का, बहुत आसानी से हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ये तो कर लिया था, ये है सैम और दीपक की एज में कितने का डिफरेंस है, 16 साल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपक एज इज 8 ईयर देन हाउ मेनी ईयर्स अली एल्डर देन दीपक। अच्छा, दीपक की एज यदि 8 साल है तो अली उससे कितना बड़ा है। चलिए देखते हैं, दीपक की एज 8 साल है, दीपक 8 का है, दीपक कितने का है 8 ईयर्स का है। तो दीपक यदि 8 ईयर्स का हो गया यानी कि r-5 = 8, यही है। दीपक यदि 8 साल का है तो अली कितना उससे बड़ा है, सीधे इसमें आप पुट कर दीजिए, ये कितने का है 8 का है, यानी कि r-5 ये दीपक है, कितने का है 8 का है,
तो 8 5 13, आर कितना हो जाएगा 13 है ना, और आर 13 आते ही यहाँ 13 + 11 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 24। 24 कौन है, सैम है, यानी कि सैम 24 है, यानी कि 4 × 24, 24 चौको 96, 96 ईयर्स का कौन हो गया, अली हो गया, और 8 साल का कौन है, राहुल है। तो 96 और 8 का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो कितना हो जाएगा 88। तो जो लास्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 ईयर्स। तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 88 ईयर्स, ठीक है। तो आज आपने देखा अर्थमेटिकल रीजनिंग के हमने 19 क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनटीएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, बहुत आसान होता है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।